दोस्तों नमस्कार, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है हमारे चैनल वार्तालाप इंडिया में। दोस्तों आज हम मौजूद हैं नर्मदापुरम में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और नर्मदा नदी के तट पर है। यह शहर अपनी सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों की वादियों से, अनूपपुर ज़िले में। लगभग 1312 किलोमीटर बहते हुए ये नदी अपने जल को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में फैलाती है और हज़ारों लोगों को पानी की आपूर्ति करती है। ये रिफ्ट वैली में बहने वाली वो नदी है जो कि एक तरफ तो विंध्याचल पर्वत और दूसरी तरफ सतपुड़ा पर्वत के मध्य बहती है। दोस्तों इस नदी का अवसान खंबात की खाड़ी में होता है। कहते हैं कि ये नदी उल्टी बहती है। उल्टी बहने से यहाँ तात्पर्य है कि जिस दिशा में नर्मदा नदी बहती है उसके विपरीत गंगा और अन्य सहायक नदियाँ बहती हैं, यानी कि ये पश्चिम की तरफ बहने वाली एक बड़ी नदी है जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। इस नदी की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि जहाँ पे एक तरफ कहा जाता है कि गंगा के स्नान से आपके पापों का नाश होता है, वहीं इस नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और उन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी है इसकी परिक्रमा, जो कि आज का हमारा मुख्य विषय है। दोस्तों इस अनुपम नदी की यात्रा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा करता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। साथ ही ये एक पर्यटन का एक अच्छा मौका है और इसके साथ ही एक नर्मदा नदी जो कि आपको एक विहंगम दृश्य दिखाती है, जीवन के कई राज खोलती है, आपके जीवन में प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत करती है, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये। लेकिन उससे ज़्यादा ये श्रद्धालुओं की आस्था को बताती है कि किस तरह ये नर्मदा नदी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर की होती है, जो कि अमरकंटक से प्रारंभ होती है और विभिन्न धार्मिक स्थानों से होते हुए फाइनली अमरकंटक पे आके समाप्त होती है। इसमें समय लगता है लगभग 6 महीने से लेके 1 वर्ष तक का, जो कि भिन्न भिन्न लोगों के लिए हिसाब से भिन्न भिन्न होता है। लेकिन सबसे कठिन समय वो है जब यात्री यहाँ पे पैदल चला करते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पैदल आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी उनके साथ कुछ कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि रुकने की समस्या, खाने की समस्या। कई मर्तबा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को उन्हें झेलना पड़ता है, बावजूद इसके भी सरकार द्वारा उन पर पर्याप्त मात्रा में प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम उन समस्याओं को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अगर सरकार इन सब को देख पाए तो वो समझे कि ये भी इंसान हैं और इन्हें भी थोड़ी सुविधाओं की आवश्यकता है। अब जबकि सरकार का पूरा ध्यान नर्मदा शुद्धिकरण पे है, तो यात्रियों की सुविधाओं को भी बढ़ाना उनका कर्तव्य होता है। लेकिन कुछ सुविधाएं उनके पास नहीं हैं, जिसका ज़िक्र आगे हमने किया है, आप देखिएगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि सरकार तक ये हमारी बात पहुँचे, ताकि नर्मदा परिक्रमा वासियों को एक बेहतर सुविधा प्राप्त हो। दोस्तों ये नदी हज़ारों हज़ार लोगों के लिए माँ के समान है, उनकी आस्था का केंद्र है। कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं होता जिस दिन लोग यहाँ पे आके स्नान नहीं करते हैं। लेकिन न जाने ये कैसी आस्था है जो लोग अपनी ही माँ को गंदा कर रहे हैं। लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, पर्यटन करते हैं, बैठते हैं, अपने सुख दुख की बातें करते हैं और इस घाट को गंदा कर देते हैं। ये कहानी नर्मदा के तट के हर एक घाट की है और ना नर्मदा की, इवन यहाँ तक कि हर नदी की है। लोगों के बीच में ये चेतना है ही नहीं कि उन्हें अपनी माँ को किस तरह रखना है, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जीवनदायिनी है। तो हमारी कोशिश ये है कि एक बार इसे साफ़ किया जाए और लोगों से अपील ये है कि वो कम से कम इसे गंदा करें, अपनी गंदगी को अपने साथ लेके जाएं। वैसे तो नर्मदा नदी बहुत सारी भेंटों को अपने बच्चों को देती है, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है रेत, लेकिन जिसका माफिया द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। ये अवैध खनन इस कदर का है कि यहाँ पे रेत कम होते जा रही है। इसके पीछे लोगों का तर्क ये है कि रेत बह के तो आती है, एक मिनट
एक मिनट सर, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। कब से कर रहे हैं आप ये काम? मैं तो 30 साल हो गए मुझे। 30 साल उससे जी। क्या वजह है सर जो आज आप रोज आते हैं? बस मैया से मन लग गया, सफाई करते रहते माता हैं। के प्रेम में रोज आते हैं। रोज आते तो हैं। यहाँ क्या स्थिति होती है गंदगी की? गंदगी जो है क्या, दर्शन करने वाले आते, पूजा पाठ करके कचरा पन्नी फेंक फाक के सब चले जाते हैं और तो उठा कर हमने इकट्ठा करके जला देते हैं उसको। और सरकार का क्या प्रयास है इसके लिए? सरकार कुछ नहीं, सरकार का कोई प्रयास नहीं, जी नहीं। नगर पालिका कुछ नहीं कर रही कुछ है? नहीं, कभी आती कभी नहीं आती, कोई भरोसा नहीं है जी। तो आप स्नान रोज करते हैं? रोज आते हैं? डेली स्नान करता 12 महीने। अच्छा, मतलब बहुत प्रेम है आपको जी। माता जी से। तो लगभग 30 साल हो गए आपको जी। और कुछ बताना चाहेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए यहाँ पे? क्या मांग नहीं है सर, आपकी? बस साफ सफाई रहना चाहिए नर्मदा मैया में। जो गंदगी करते लोग ला के फूल माला पन्नी फेंक रहे हैं, जी नहीं फेंकना चाहिए इसमें। अच्छा, इसके लिए प्रयास किया जाना जी, चाहिए। चलिए, आप हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस कवायद को आप आगे बढ़ाएं और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारी जितनी भी कोशिश होगी हम इसमें आपका सहयोग करेंगे। जी, धन्यवाद। नर्मदा नदी वैसे तो पानी के स्रोत के लिए बहुत विख्यात है, लेकिन ये अपनी रेत के लिए भी बहुत मशहूर है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे इस कदर का रेत उत्खनन हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। सामान्य लोग और जो मुनाफा वसूलते हैं या पैसा वसूलते हैं या जिसे माफिया कहा जाता है, उनका कहना ऐसा है कि रेत तो हर साल बह के आती है और आके चली जाती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने साफ तौर पे इस बात को कहा है कि ये रेत दरअसल पानी के बहाव को कम करती है और गर्मियों के मौसम में जल को अस्थायी बनाए रखती है। साथ ही है पर्यावरणीय संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्य ये है दोस्तों कि सरकार की इतनी कवायदों के बाद भी उत्खनन अनवरत रूप से जारी है और कोई इसकी शिकायत नहीं करता। चूँकि ये माफिया हैं, बाहुबली हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए। अब इस उत्खनन को कैसे रोका जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो सरकार को इस विषय पे बहुत गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं नर्मदा घाट के नागेश्वर मंदिर में और आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से नर्मदा परिक्रमा यात्रा का महत्व है। हमारे साथ मौजूद है पंडित जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, आप ये बताएं कि यहाँ पे लाखों लाख श्रद्धालु आ रहे हैं जी और नर्मदा की यात्रा परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। जी। तो उसका महत्व क्या है? नर्मदे नर्मदाय नमः प्रातः नर्मदाय नमो ऋषि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि माम भवसागरात्। हे माँ नर्मदा, हम सभी आपके पुत्र हैं, हम सबकी आप रक्षा करें और कली काल में तो आप जो है भवसागर से तारने वाली आप ही जी। और माँ नर्मदा के विषय में हम कहें तो अनेक ऋषि मुनि आज भी मेरे नर्मदा के तट पर आदर्श रूप से विराजमान तपस्या कर रहे हैं। जिसमें मार्कंडेय ऋषि तो उसमें विशेष ही नाम उनका अग्रगण्य है जी। उनसे आज भी वार्तालाप होता है नर्मदा मैया। कई बार कई पुराणों में पढ़ा जाता है, लिखा है कि माँ नर्मदा कहती है ऋषि मार्कंडेय से कि तुम मुझ में स्नान क्यों नहीं करती? तो ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि जब तेरे दर्शन मात्र से मुझे सब कुछ मिल रहा है जी, तो मैं स्नान क्यों करूं? जी। ये आज भी वार्तालाप होता है उनमें। ये लड़ाई इसी बात की उन दोनों माँ बेटों में। अच्छा अच्छा। एक तो ये है जी। दूसरा बताया मैंने आपको, ऋषि मुनि तपस्या किया करते हैं, निरंतर कर रहे हैं, अदृश्य में आदर्श रूप से करते हैं। मतलब अपन देख नहीं पा रहे लेकिन वो है, हाँ। जैसा कि पुराणों में वर्णन आता है। जी जी जी। दूसरा ये है कि माँ नर्मदा का जो परिक्रमा होता है इसका भी एक नियम है। 3 वर्ष 3 माह 13 दिन में पूरा करने का नियम है जी। 3 वर्ष 3 माह और 13 दिन में पूरा किया जाता है। ये पैदल यात्रा होगी? पैदल यात्रा में जी। हाँ, जिसमें बीच में चौमासे ही पड़ते हैं। चौमासा जैसे आ गया, बारिश आ गई, एक स्थान पर हमें वहाँ रह करके तब करना पड़ता है माँ नर्मदा का जी। उसमें चलना फिरना नहीं, 4 महीने रुकना ही है। अच्छा। एक ही जगह वहीं स्नान, वहीं तप, वहीं जप, वहीं हवन इत्यादि जो भी नियम है जी, जी, करना चाहिए जी। और माँ नर्मदा का तो ऐसा है कि उसके दर्शन मात्र से ही सब मिल जाता है। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। और भगवान शिव की यह मानस पुत्री है। भगवान शिव के देह से एक बार एक बूंद पसीने की बूंद निकली, गिरी, उस बूंद में से माँ नर्मदा का प्राकट्य हुआ। जी। और नर्मदा मैया
प्रकट हो गई। हाँ, अच्छा। कल करोड़ में। और ये कलिकाल में, तो कलिकाल में ये सदा बहने वाली, कभी नष्ट नहीं होती। इसमें आकर के गंगा माँ भी गंगा सप्तमी के दिन स्नान करने आती है जी। ऐसा हमने पुराणों में पढ़ा। जी। जी। तो ये किस प्रकार के लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्रों से आते हैं? और यहाँ पर क्या दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, और हमारा जो एमपी है यहाँ से तो करते ही हैं लोग। करते ही हैं। हाँ, गाड़ी से भी करते हैं? वाहन से भी करते हैं, पैदल करने के साथ साथ। और प्रारंभ कहाँ से होती है ये? अमरकंटक से अपना जो है, जैसे अपना यहाँ से जैसे निकले आरंभ करेंगे जी। तो पहुँचेंगे सबसे पहले अमरकंटक ना ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर। अच्छा तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे जी। तो पूरा अपना दक्षिणी तट, उत्तर तट पूरा हो करके परिक्रमा जहाँ से स्टार्ट करी है जी। वहीं उसको पूरा किया समाप्त जाता किया है। जाएगा। फिर इसके बाद में ओंकारेश्वर पुनः जा करके वहाँ कढ़ैया प्रसादी करते हैं, तब जा करके पूरी परिक्रमा पूर्ण होती है। पूर्ण मानी जाती है। अच्छा। तो इनको बीच बीच में कोई समस्या आती होगी चलने वालों को, यात्रियों को? माँ नर्मदा बह रही है, हाँ, वो स्वयं आकर के संकट दूर करती है सारे संकटों का ये, और प्रत्यक्ष दर्शन देती है। इतने के स्वरूप में वो सहायता करके वो सहयोग करती है, संकट दूर करती है, कष्ट मिटाती है। ठीक। तो जैसे कितनी बार कर सकते हैं यात्रा, या कितनी बार करना चाहिए? जितना भी आप चाहें ऐसा, जितना बार? जितने जब तक आप कर सक क्षमता आपकी। अच्छा। हाँ, चलिए। ऐसा कहते हैं भैया कि अपने जो धूनी वाले दाम महाराज जी थे ना, हाँ, उन्होंने 40 बार करी, 40 बार करी। जी। यहाँ इस क्षेत्र के कितने फेमस है। हाँ जी जी। चलिए जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमको। आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद। नर्मदे। हमारे साथ मौजूद हैं तिवारी जी, जो कि एक सक्रिय सदस्य हैं नर्मदा सेवा समिति के, और साथ ही बहुत बड़े भक्त हैं माँ नर्मदा के। नमस्कार। नमस्कार तिवारी जी। नमस्कार। आप हमें बताएंगे कि कितने प्रकार की यात्राएं होती हैं ये? परिक्रमा जो होती हैं भैया, वो 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली परिक्रमा विशेषकर जो पैदल होती है वो माला परिक्रमा कहलाती है। अच्छा। दूसरी हनुमान परिक्रमा कहलाती है। हनुमान परिक्रमा सबसे कठिन है जी। उसमें कहीं रुकने का नहीं रहता है। अच्छा। सतत चलते रहती है, जी। उसको हनुमान परिक्रमा कहती जी। है। फिर पंचकोसी होती है जी। वो की जाती है। और भी इसके 5 प्रकार हैं इसके। अच्छा। जो 5 प्रकार से परिक्रमा की जाती है। 5 प्रकार की परिक्रमा है। होती है। तो सबसे कठिन आपने बताया हनुमान परिक्रमा। अच्छा, आप हमको ये बताया गया था कि यहाँ पे लगभग लंबे समय से, लगभग 30 सालों के आसपास से यहाँ से खाने का वितरण हो रहा है। जी। क्या प्रयोजन है उसके पीछे? प्रयोजन कुछ नहीं है, प्रयोजन सिर्फ भक्ति का है। नर्मदा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति। भोजन कराने के बाद ईश्वरी संतुष्टि प्राप्त होती है जी। वह ईश्वरी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए यहाँ भोजन सतत चल रहा है। यहाँ किसी से ये है कि दान दाता एक नहीं है, अनेक हैं। जी जी जी। शहर में बहुत भी मंदिर हैं जहाँ बहुत लंबी लंबी ज़मीन जायदाद हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, ना ज़मीन है ना कुछ है, मगर फिर भी सतत ईश्वर कृपा से ये चल रहा है। भोजन चल रहा है। भोजन चल रहा है जी। दान पैसे का नहीं लिया जाता, जो आप अन्न लेके आते हो उसका दान लिया जाता है। अब प्रभु कृपा से ये आज तक चलते आया और आगे भी प्रभु कृपा से चलेगा। ठीक है, ये है। यहाँ सुविधाओं का ये है कि यहाँ सुविधाएं आपने देखी, सारी सुविधाएं कोशिश करते हैं हम परिक्रमावासी को उपलब्ध कराएं। भाई गर्मी के समय कूलर की सुविधा है, ठंडे पानी की सुविधा है, भोजन की सुविधा है, भोजन दोनों टाइम उनको भोजन दिए जाते हैं। ये यहाँ की विशेषता है। परिक्रमा में जो आएंगे उन्हें यहाँ उपलब्धता होगी, वो किसी टाइम भी आते हैं। परिक्रमावासी का कोई टाइम फिक्स नहीं है, वो दिन में भी आता है, रात में भी आता है, और रात के 8-9 बजे तक आता है। ये एक सदा चले आने वाली प्रक्रिया है। अच्छा तिवारी जी, हमने और भी जगह शूट किया है, नदी के आसपास भी शूट किया है। यहाँ पे एक समस्या गंदगी की है, और ये लोगों के द्वारा भी है, सरकार का भी इसमें कुछ हस्तक्षेप कम है। तो क्या सुझाव देना चाहेंगे या क्या मांग करेंगे आप? गंदगी, एक बात बताऊं, इस नर्मदा तट पर स्वतः यह नर्मदा की कृपा से ये नगरी बसी जी। इसमें यह है कि इसमें जो प्रशासन है आपका वो गूढ़ है। इसको इरादा कभी सर नहीं रहा कि ये समस्याएं खत्म हो जाएं। आज चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट का काम हो या कुछ भी हो,
आप इसमें जब नाला बना, नाले का पानी बह रहा है, इसको अंडरग्राउंड करके ऊपर भी छोड़ा जा सकता था। हाँ। मगर शासन ने ऐसा कोई प्लान नहीं किया। शासन ने एक स्पेशली अर्बन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाया, वो भी नर्मदा की दिशा में नहीं, पानी जिस तरफ बहा उस तरफ नहीं, उन्होंने विपरीत दिशा में बनाया। क्या वो प्रोजेक्ट पास होगा? मुझे तो ये इन जो तकनीक अधिकारी लोग हैं उनके ज्ञान पे हंसी आती कि क्या बढ़िया ज्ञान हिंदुस्तान का बढ़ा रहे हैं ये, जो अर्बन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट यहाँ लेके आए। बहाव की दिशा में आप लेके जाते तो शायद आपका प्रोजेक्ट सफल भी हो जाता। जगह भी थी, मगर नगर को किस तरह से बसाना चाह रहे हैं ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। जी। यहाँ घाट शासन कोई खुद नहीं मालूम, 1818 में एक घाट था जी। वो खत्म हो गया, मगर शासन कोई नहीं मालूम कि 1818 में कोई घाट भी था यहाँ। तो ये जब तक शासन अपनी शून्यता नहीं छोड़ेगा तब तक इस तरह की सामने आते रहेंगी समस्याएं हैं। और लोगों के द्वारा गंदगी का क्या? लोगों का हम लोगों का सबसे पहले देखिए, शासन का काम है अपने नियमों को मनवाना। जी। शासन खुद नियम नहीं मानने को तैयार, सुविधा शुल्कों के आधार पर सब चीज का निर्माण चल रहा है। होटल बन गई 300 मीटर की दूरी, हाई कोर्ट लिख के दे रहा है कि भाई इसको मानो, मगर कौन मान रहा है? जी, ये भी एक मुद्दा अच्छा बताया आपने। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि घाट से तट से लगभग 500 मीटर तक के इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। मगर अभी 2 साल पहले एक होटल बनी इसी तट पे, बिल्कुल किनारे, बिल्कुल किनारे बनी है। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर एक गवर्नमेंट, आप एक बात बताओ, गवर्नमेंट कॉलेज जो विश्वविद्यालय है उसमें एक बिल्डिंग बनी, ये किस नियम से बनी? एक तरफ आप यहाँ रुकवा रहे हो और एक तरफ आप बनवा रहे हो, निर्माण करवा, जबकि वहाँ जो गवर्नमेंट बिल्डिंग बनी है वहाँ पिचिन है, वहाँ तो बनी नहीं सकती थी, मगर कैसे बनी ये शासन का विषय जी, मामला है। हाँ, वो उसमें क्या है, आपके यहाँ तकनीक रूप से अगर देखा जाए तो पानी के अंदर एक केकड़ा होता है जो मिट्टी खोदता है, वो 40-40, 50-50 मीटर अंदर खोद देता है। अगर केकड़ों ने पिचिन के नीचे से अगर कोई बुकी होगी तो क्या होगा उसका? सन 1973 फिर से बनेगा, फिर होशंगाबाद शहर डूब जाएगा। उसी की तैयारी है। बाढ़ तो खैर हर वर्ष आ ही रही है यहाँ। नहीं, बाढ़ आना अलग चीज है, मन सन 1973 बनना फिर से बनेगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। पंडित जी प्रणाम। हाँ, नंदराव। पंडित जी, इस मंदिर के विषय में कोई जानकारी बताएं हमें। भैया, बुजुर्गों का कहना है ये मंदिर जो है 400 वर्ष पुराना है और 40 साल तो मेरे को हो गए यहाँ पे सेवा देते हुए भगवान की कृपा से हैं, और 40 सालों से नित्य प्रति यहाँ पर भंडारा चल रहा है। ये अग्रवाल समाजों का मंदिर था। तो उन्होंने यहाँ पे सब जो है पूरा हुआ था, ये मिट्टी से पूरा हुआ था जी। तो धीरे धीरे इसकी जो है खोज हुई, फिर इसकी साफ सफाई करवाई। अच्छा। ये सब खंडर पड़ा हुआ था। ये खंडर था? ये खंडर था। इसका पुनर्निर्माण कब हुआ? इसका पुनर्निर्माण ये अपने 85-86 में हुआ था। अच्छा, ज़्यादा पहले नहीं हुआ यार। चलिए, तो कैसा महसूस होता है आपको यहाँ पे? हाँ, आप देख ही रहे कितना शांत है, भगवान का भजन में मन लगता है। और जो भी व्यक्ति जिस कामना से आता है उसकी कामनाएं पूरी होती है। चलिए, आपने अपना समय दिया हमको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। कब से भंडारा चला रहे हैं आप लोग यहाँ? भंडारा तो भाई साहब मैं समझता हूँ लगभग हम लोग 40 साल से सेवा कर रहे हैं जी। और कितने लोग आ जाते हैं अपने पास भंडारे में? हाँ, लगभग हमारी संख्या तो हम लोग सवेरे 10 बजे से आते थे और शाम को 6 बजे तक जाते थे। अच्छा। और करीबन 700-800 आदमी तक का भोजन हमने कराया है। और इसका प्रबंध कहाँ से होता है भोजन का? आप हम सब लोग करते हैं बाबा। अच्छा, तो किस रूप में लेते हैं आप? हम यहाँ पे सिर्फ दान में सिर्फ सामग्री कर लेते हैं जी, पैसे के दान नहीं लेते हम। अच्छा। क्योंकि पैसे में दिक्कत है, कोई ने बोला 10 रुपये इसके लिए और हमने खर्च कर दिया उसके लिए, तो वो नहीं देते हम। आपको जो देना है यहाँ पे अपनी व्यवस्था बना के चले जाओ। और भोजन यहाँ बनाता कौन है? बनाते हम सब आप ही हैं। अच्छा, सब लोग आप लोग जो आते हैं, जो लोग बीच में और जो भैया हैं जैसे बदलते जाते हैं और काम होता जाता है। अच्छा।
तो मतलब ये सतत प्रक्रिया है जो साल भर चलती रहती है। हाँ, लगभग मतलब समझो 365 दिन में दोनों टाइम भोजन बन जाता है यहाँ पे, और रोज़ अपने नर्मदा परिक्रमा वाले लोग खाते हैं यहाँ भोजन बढ़िया प्रेम से, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये लोग अच्छे से सब पाएँ, पेट भर के खाएं, जितना चाहिए उतना। जी भर के आशीर्वाद दें और अपने काम पे लग जाएं। ये हमारा 5 बजे से चालू हो जाता है यहाँ का कार्यक्रम, 5 हमारा 11:30 बजे तक सारा खाना बन जाता है, और हम 12 बजे भोग लगाने के बाद भोजन प्रसादी चालू कर देते हैं। ये हमारा रोज़ का नित्य काम है, और शाम को ये पूजा हुई, और अब जो व्यक्ति आए यहाँ पे, और अगर आ भी जाएंगे रात में और 11 बजे भी आएंगे तो बना के भोजन हमको देना है उनको, ये व्यवस्था है यहाँ पे। हमारे पास कम से कम 6 महीने का कोटा भरा हुआ है, इतना सामान रखा है, हमें मालूम नहीं है कि कौन का सामान किसका रखा हुआ है, सब आता रहता है। ये रखा हुआ है, ये पेटी, ये डीप फ्रिज रखा है, 2 पेटी पीछे रखी, ऊपर स्टोर रूम रखा है हमारा। दे दूँ बेटा, मानवता की सेवा हम लोग इन परिक्रमा वासियों के माध्यम से करते रहते हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार मैया। कहाँ से हो आप? मैया डोलहरिया मोहारी। अच्छा, डोलरिया मुहारी से हो। हाँ। यहाँ क्या नर्मदापुरम में क्यों आए हो? खुशबख्ती मैया को परिक्रमा करो हमने। अच्छा, कितनी परिक्रमा कर ली? 3 कल्ला जी हमने। कहाँ कहाँ गए थे आप? हम जहाँ से गए थे जी ताल लंगरी है, बंडुआ है, हाँ। इधर कौन कौन से गाँव के है। और अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है, हमारी माता डोकरी है। अच्छा अच्छा। और फिर नर्मदा जी की यात्रा कैसा रहा आपको, कैसा लगा? बढ़िया रहा मैया किनार में जी आप। अच्छा, नर्मदा माता के चमत्कार उसके बारे में कुछ बताइए। एक बार हम मैया हाँ रास्ता भूल गए थे हम। हाँ तो एक बिल्कुल बेचारी माता राम सियानी थी, गर्दन ऐसी हल रही थी। हाँ तो हमने उससे पूछे मैया हाँ। हम रास्ता भूल गए, हमें रास्ता बता दो। हाँ। आ जाओ मेरे पीछे, आ जाओ के चलो के चलो। अच्छा। चलो आ जाओ के आ जाओ। हाँ। हम जान लगे, बा माता राम कहवे अब बाबा जरा रास्ता हिट जाना, बिल्कुल कोई से पूछने की जरूरत नहीं है। के हमने कहा हाँ मैया हमें तो चल रहे, ब मैया ठाड़ी रही, और तो पीछे मुड़ के देखे तो मैया ही नहीं। अच्छा, नर्मदा माता साक्षात हाँ। खुद थी। छाक छाक भाई। अच्छा। और दूसरी परिक्रमा में हम जा रहे, हाँ। और भी हमारे संग में थे। तो एक बच्ची ऐसी चिल्लावे, 8-10 साल की बच्ची होगी, ज़्यादा नहीं होगी। हन्नर बदे हन्नर बदे हन्नर बदे। हम कोई क्या मैं चले अपन देख के आमा जब बच्ची हैं। कोई क्या हाँ अपन नहीं चला, भूत पलीत होएगे के। अच्छा। अपन काम कर रहे हैं कि अपन बच्ची देखन चले, तो हम नहीं गए देखबे। और जहाँ जाते हो वहाँ सुख सुविधा मिलती है नर्मदा नहीं, परिक्रमा? खूब मिलती मैया, झूठ भोजन नहीं वोजन सब बोलेंगे, व्यवस्था? खूब भरपूर। यहाँ क्या कमी है? जहाँ भी कोई कमी नहीं है अपने। अभी गर्मी पड़ रही है, हाँ पंखा? गर्मी पड़ रही, मच्छर काटते मच्छर काटते हैं? मच्छर काटते हैं। पंखा वंखा पंखा नहीं है जी, नहीं जी। है यहाँ हाँ, पर। हाँ। नमस्कार अम्मा। नमस्कार। कहाँ से हो आप? मैं इटारसी से आई हूँ। हम्म, तो नर्मदा मैया से ये परिक्रमा उठाई मैंने, और गई अमरकंड गई। अच्छा, अमरकंटक भी गए हो आप? हाँ। नर्मदा जी जहाँ से हाँ, निकली है वहाँ देखा हाँ। आपने? कुंड देखा? हाँ, कुंड देखा मैंने। अच्छा। वहाँ भी मैंने आश्रम में रही। हाँ। वहाँ से अच्छा खाई पी सोई। अब नर्मदापुरम में आए हो तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ कोई बात की दिक्कत भोजन नहीं। वोजन सब मिलता है? बहुत मिलता मेरे को, बहुत और मिलता। गर्मी है तो फिर? और गर्मी है तब क्या करें, पंखा वंखा कुछ नहीं है। हाँ, अब ऐसे ही पड़ी रहती हूँ। मिलना चाहिए पंखा वगैरह, है ना? तो क्या नाम से मैं अकेली हूँ, मेरे लड़का बच्चा कुछ नहीं है, अकेली हूँ, मेरे परिवार कुछ परिवार में कोई नहीं है? कोई नहीं है, अकेली हूँ बेटा। अच्छा, कितने परिक्रमा कर लिया आपने? मैंने 2 परिक्रमा करी है। अच्छा। वो हाथ पैर सूज गए थे मेरे, हाँ। तो मैं नहीं गई। अच्छा, अभी तो अभी यहाँ कब से हो? यहाँ तो हो गए मेरे को 6 महीना हो गए। 6 महीना हो गए? हाँ, 6 अब कहीं और जाओगी? अब नहीं जाऊंगी मैं। यहीं रहोगे? बस यहीं रहूंगी मैं। अच्छा, यहीं रहूंगी, हम्म। और आप ही लोग को सहारा से रहूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है अम्मा, ठीक। हाँ हाँ। हाँ। राम राम काका। सीताराम सीताराम। नरब्दे हर नरब्दे हर हर। कहाँ से हो आप? मैं सागर का हूँ। सागर के हो? तो नर्मदापुरम कब आए? नर्मदापुरम में
2-3 महीना से आए 2-3 महीने यहीं हो। कितनी परिक्रमा कर ली? मैंने आधी दूर तक गए थे, सो परिवार में ख़त्म होगा, सो फोन आया। हाँ। सो फिर हम लौट के ट्रेन से आ गए। अच्छा। अब हमने कही कि घर तो जाओ जरूरी है। सो फिर हम फिर जाएंगे महीना कब खान से? के 3 महीने से आप यहाँ हो नर्मदापुरम आओ, में। नर्मदा। तो यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं आपको? कोई भोजन समस्या भोजन मिलते भोजन मिलता है? मिलते मानो पंखा की व्यवस्था नहीं है। नहीं है। हाँ, और यहाँ पर बता रहे थे कमरे वमरे खुले नहीं है। कमरा खुले नहीं है। कमरे खुले नहीं है। हाँ, तो जब कमरे यहीं डले रहते हैं बाहर। कुछ सुविधाएं नहीं है, कूलर नहीं है, कुछ नहीं है, सोवे की व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था नहीं है। हाँ। तो सरकार से क्या बोलोगे आप? अरे कहेंगे सोवे की व्यवस्था तो बना दो। सोवे की खाना- व्यवस्था। खाना तो खाना अच्छा मिलता है? मिल जाता अच्छा खाना। अच्छा, दाल पूरी, चावल हाँ, सब्जी रोटी सब देते सब देते माता हैं? जी। हाँ, अच्छा। माता जी सब देती हैं। हाँ। मानो सोवे की व्यवस्था नहीं सोने है। की व्यवस्था नहीं है। ये डले सब बाहर। सब डले रहते बाहर। और हाँ, मच्छर भी काटते होंगे। मच्छर काटते हाँ, हाँ। खींच के। हाँ, हाँ। पानी गिरता है तो यहाँ भर जाता है, सब पूरे कपड़ा भी गीले हो हाँ, जाते। बारिश में तो और समस्या है। हाँ। समस्या है। अब पानी बरसा था तो पूरे कपड़ा गीले हो गए थे। हाँ। तो तो जरूरी है कि अंदर के रूम खोले हाँ, जाए और आपको सुविधा दी जाए, है ना? रूम खोले जाएं, ठीक है दादा, तत्काल में खोले तत्काल जाएं में। रूम। हाँ, ठीक है दादा, बात करेंगे हम देखते हैं। दोस्तों, कि नदी, पहाड़, झरने और यहाँ की प्रकृति अनुपम भेंट है मनुष्यों के लिए ईश्वर का। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के चलते इन्हें गंदा किया जा रहा है। हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में नदियों और प्रकृति का बहुत महत्व है। महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था कि प्रकृति मनुष्य के हर सुविधाओं को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को भी पूर्ण नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, क्यों ना इस नदी को साफ बनाया जाए। अगर आपको कहीं भी कचरा दिखाई देता है या आप किसी प्रकार का धार्मिक कचरा यहाँ फेंकते हैं, तो ये अंततः प्रकृति का ही नुकसान है, नदियों का ही नुकसान है। क्योंकि यही वो पानी है, यही वो अमृत है जो हर समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे ठंडियों के मौसम में भी महिलाओं को 10-10 किलोमीटर दूर जाके पानी लाना पड़ता है। तो ये मेरी अपील है आप सभी से कि आप इसको स्वच्छ बनाएं और अपना कर्तव्य निभाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कवायद पसंद आई है, हमारी ये मूवी पसंद आई है, तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप कृपया कर हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर किसी भी प्रकार का और ऐसा ही मुद्दा जो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें रिप्लाई करें। आपका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।